हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल एजुकेशन हब विद माहिरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई एम सॉरी गाइस, मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई अपने चैनल पे जस्ट बिकॉज कुछ इश्यूज थे तो उन्हें शॉर्ट आउट करना था। देन आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा। बाकी जो आईपीसी की जो मेरे वीडियोस बची हुई हैं वो मैं बाद में कुछ दिनों में अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, जो है सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। सेंटर स्टेट के बीच में किस तरह से शक्तियों का बंटवारा हुआ है, किस तरह से इनका रिलेशन जो है शक्तियाँ जो है इनके रिलेशन होने के बावजूद जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग किस तरह से बटी हुई हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा जो हमारा जो भारत है वो फेडरल सिस्टम है। हमारे यहाँ जो है वो फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। संघ जिसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो आते हैं। कहीं कहीं पे एकात्मक व्यवस्था भी है हमारे यहाँ, लेकिन संघीय व्यवस्था है, ठीक है। और जैसे कि अगर बात कर लें वहीं चाइना की, चाइना में क्या है, वहाँ पर एकात्मक व्यवस्था है और अमेरिका और भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई, जहाँ पे केंद्र सरकार ऊपर होता है और उसके नीचे स्टेट यानी कि राज्य सरकार होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तीन प्रकार की शक्तियों को अलग अलग बांटा गया है, जो कि आपकी सबसे पहले आती है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ जो है आपका जो आर्टिकल 245 से लेके 255 तक। नेक्स्ट आपकी आती है प्रशासनिक शक्तियाँ, जो आपकी 246 आर्टिकल से लेकर के 263 आर्टिकल तक आती हैं। और थर्ड आपकी आती है वित्त शक्तियाँ, जो आपकी 263 से लेके 293 आर्टिकल तक आती है, ठीक है। पहला आपका जो सबसे पहला इसका जो शक्तियाँ हैं वो है आपकी विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर जिसको हम बोलते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो आर्टिकल 245 से 255 तक दी हुई हैं। ये कौन से पार्ट में दी, ये पार्ट 11 में दी हुई है, ठीक है। और प्रशासनिक शक्तियाँ भी आपकी पार्ट 11 में दी हुई है, लेकिन जो वित्त शक्तियाँ हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में दी गई है, 12 में दी गई, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विधायी शक्तियाँ जो हैं उनमें किस किस तरह की शक्ति है, जो केंद्र है या राज्य है उनको किस तरह से मिली है। बेसिकली जो विधायी शक्तियाँ हैं हम उनमें क्या पढ़ते हैं, हम उनमें पढ़ते हैं कि केंद्र कहाँ पे कानून बना सकती है। विधायी मतलब क्या होता है, विधायन का काम क्या होता है, कानून बनाना। तो जब कानून बनाने की शक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम यही तो देखेंगे कि विधायन या मतलब केंद्र सरकार कानून कहाँ बनाएगी, राज्य सरकार कानून कहाँ पे बनाएगी, केंद्र सरकार कानून अगर राज्य सरकार में बनाएगी तो किन परिस्थिति में बनाएगी और क्यों बनाएगी और कब बनाएगी, और जो केंद्र सरकार है वो किस किस विषय पे कानून बना सकती है, राज्य सरकार है वो किस किस विषय पे कानून बना सकती है, कब बना सकती है। तो इसी के बारे में हम विधायी शक्तियाँ पढ़ते हैं। विधायी का मतलब विधायन मतलब कानून बनाना, जो कानून बनाने की शक्ति है केंद्र के पास कौन सी है, और राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल के पास कौन सी है। इन दोनों के बारे में हम विधायी शक्तियों में पढ़ते हैं, जो आर्टिकल 245 से 255 तक दिया गया है। साथ ही साथ कौन से भाग में है, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 11 में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यही टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि कानून बनाना किस तरह से, कहाँ पे, किस विषय पे केंद्र और राज्य को मिलेगा, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल 245 आता है वो 245 क्या कहता है। देखिए, अगर हम विधायी संबंध के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इसको दो पार्ट में पढ़ना होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही एक लैमहैन की तरह पढ़ते चले जाएंगे तो वो एक रट्टाफिकेशन हो जाएगा। रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को अगर हम रट के पढ़ते हैं तो वो चीज़ कभी भी हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती। हमें समझनी होगी हर चीज़ और उसको अपनी लाइफ से ज्वाइन करना होगा कि किस तरह से कहाँ पे कौन सी चीज़ हो रही है, कानून बन रहा है, विधायन बन रहा है। तो हम अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे कौन सा कानून बना, हमें ये देखना चाहिए किस तरह से बना और किस विषय पे बना, ये देखना चाहिए। तो कानून अगर जो बनाया जाता है, विधायन जो शक्ति होती है वो दो आधार पे हम देखते हैं, ठीक है। सेंटर की और स्टेट की। और विषय सबसे पहला कि इसको हम एक पहला जो है आधार इसका क्षेत्र के आधार पर बांट के देखते हैं कि मतलब किस क्षेत्र पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी और किस क्षेत्र पर कानून जो है
वो राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल बनाएगी। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं इसको विषय के आधार पर कि कौन से ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाएगी, इस वो जो संसद हमारी वो बनाएगी। दूसरा हम देखते हैं कि कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य की विधानमंडल कानून बनाती है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल इसमें 245 से 245 जो ये बताता है, ठीक है, जो ये बताता है कि जो संसद है वो भारत के 245 आर्टिकल ये बताता है संसद भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कानून बना सकती है। ठीक है, मतलब पूरे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में संसद के पास इतना अधिकार है कि वो कानून बना सकती है ठीक है, पूरे भारत पे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या दिया है कि राज्य की विधानमंडल जो है वो अपने राज्य में पूरे क्षेत्र में कहीं भी कानून बना सकती है, कानूनों का निर्माण कर सकती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि राज्य और हाँ, इसमें राज्य जो है, राज्य जो संसद है, संसद को ये अधिकार मिला है कि वो चाहे तो जो भारत है, भारत के बाहर भी कानूनों का निर्माण कर सकती है। कानून वो भारत के बाहर भी बना सकती है, बशर्ते ये है कि जिस पे वो कानून बना रही है या जिसके लिए वो बना रही है वो भारत से जुड़ा होना चाहिए, भारत के जो भारत से संबंधित होना चाहिए, तभी उस विषय पर ही जो है कानून भारत के बाहर भी बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता। तो ये 245 आर्टिकल कहता है, लेकिन जैसे कि हर एक चीज़ का एक्सेप्शन कुछ ना कुछ होता है, तो इसका भी एक्सेप्शन है। वो है आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र पर संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे क्षेत्र जैसे कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप हो गया आपका, और आपका ये मिज़ोरम हो गया, इन सब जगहों पर कानून बनाने का निर्माण संसद नहीं कर सकती। तो ये हो गए आपके क्षेत्र के आधार पर बंटवारा। ठीक है, कि कौन से क्षेत्र पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी और कौन से क्षेत्र पे राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी और किस तरह से कब बनाएगी। ठीक है, दूसरा आर्टिकल हमारा आता है 246 आर्टिकल ये कहता है कि किस विषय के आधार पर, ठीक है, किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किस विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। विषय के आधार पर देखे जाए तो इसमें 3 तरह के विषय दिए गए हैं। पहला है आपका यूनियन लिस्ट, जिसको कहते हैं संघ सूची। दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट, जिसे कहते हैं राज्य सूची। तीसरा है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, तो एक चीज़ और कि ये जो तीनों दी गई हैं, स्टेट लिस्ट है आपका, और ये आपकी नेक्स्ट आपकी स्टेट लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, ये तीनों जो लिस्ट है ये आपके संविधान की अनुसूची 7 में दी गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि कौन सी अनुसूची में ये जो तीनों लिस्ट दी गई हैं, ये जो विषय दिए गए हैं वो कौन सी तीसरी अनुसूची में बताए गए हैं ये विषय। पहला है आपका संघ सूची, फिर राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। अगर बात करें संघ सूची की, तो संघ सूची में जितने भी विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार अर्थात संसद को है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे इसमें कितने विषय थे, तो उस टाइम पर इसमें अगर बात करें तो विषय थे 97, लेकिन अब बढ़ गए, अब हो गए इसमें 100 विषय हो गए, टोटल सब्जेक्ट 100 हो गए इसके। दूसरा है आपका राज्य सरकार। ठीक है, अगर संघ सूची की बात करें तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसमें क्या क्या था, तो इसमें हमारा नागरिकता यानी सिटीजनशिप आ सकता है, जो कि आपका भाग 2 में दिया गया है संविधान के। फिर आपका डिफेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा है आपका राज्य सूची। राज्य सूची में मूल संविधान में कितने थे, 66 विषय थे, लेकिन उसके बाद अब इसमें कम हो गए हैं। जो संघ सूची है उसमें बढ़े हैं और जो राज्य सूची है उसमें घट गए, उसमें 66 थे अब 61 हो गए। ठीक है, तो राज्य सूची की अगर बात करें तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य के विधानमंडलों पर है, लेकिन एक्सेप्शन आर देयर कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस ऐसी दी हुई हैं जिस कंडीशन में इन पर राज्य के जो विषय हैं इन पर कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे 5 विषय हैं। ठीक है,
तो इनमें ये आपके हो गए राज्य सूची। राज्य सूची के बाद दूसरा आपकी थर्ड आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में अधिकार केंद्र को भी है और अधिकार राज्य के विधानमंडल को भी है। यानी कि समवर्ती सूची के जितने भी विषय होंगे उन पे राज्य भी कानून बनाएगा, राज्य का विधानमंडल भी कानून बनाएगा और केंद्र सरकार अर्थात संसद भी कानून इस पे बनाएगी, दोनों बना सकती है। ठीक है। समवर्ती सूची के अगर विषय की बात करें, इसमें आपका शिक्षा आता है, इसमें आपकी योजनाएं आती हैं, क्योंकि योजनाएं अगर आप देखते हैं जितनी भी योजनाएं सब आती हैं वो सभी के लिए आती है। वो एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर मतलब एक कुछ पर्सन या किसी और के लिए नहीं, ये कुछ लोगों के लिए नहीं होती, ये सबके लिए होती है। तो वो जितनी भी पॉपुलेशन है वो स्टेट में है या फिर सेंटर में है, सबके लिए होती है। तो इस पे कानून कौन बना सकता है? दोनों बना सकते हैं। ठीक है। जैसे सुरक्षा का, सिक्योरिटी का मैटर हो गया, तो इस पे भी कानून कौन बनाएगा? इस पे केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी। हाँ, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई कानून बनाया शिक्षा को लेके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कानून शिक्षा पर बनाया गया है, राज्य सरकार ने भी वो कानून बनाया है, दूसरा वही कानून और केंद्र सरकार ने भी एक कानून बना दिया शिक्षा को लेके, तो यहाँ पे दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पर, तो इस जगह पर जो केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो ज़्यादा प्रभावी होगी, ना कि राज्य सरकार का कानून। ठीक है। तो उसके बाद ये हो गए आपके दोनों पे कानून, क्या होता है, दोनों ही कानून इस पर बना सकते हैं। ठीक है। इसके अगर विषय की बात करें तो ये 47 विषय पहले थे, अब बढ़ गए, अब बढ़ के यहाँ पे 52 विषय हो गए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, हाँ, और राज्य सूची के विषय की अगर बात करें तो उसमें आपका पुलिस के विषय जितने होंगे वो आएंगे, कृषि के आएंगे और स्थानीय शासन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके स्टेट लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट आपका है 248 आर्टिकल। आर्टिकल 248 क्या कहता है? अवशिष्ट विषय। हाँ, अब देखिए, एक तो आपका हो गया यूनियन लिस्ट, ठीक है, दूसरा आपका हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, फिर आपका हो गया स्टेट लिस्ट। ये 3 लिस्ट हो गई। अब कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट्स बचे होंगे जो इन तीनों में ही नहीं आते होंगे, तो ये सब्जेक्ट्स आपके आर्टिकल 248 में बता दिए गए। ठीक है। वो होंगी अवशिष्ट शक्तियाँ, कुछ ऐसे विषय जो अवशिष्ट होंगे, तो इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? तो जाहिर सी बात है, पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, संसद है। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, केंद्र सरकार को होगा या अर्थात संसद को होगा। ठीक है। ये हो गया आपका अवशिष्ट शक्तियाँ जो आपके अनुच्छेद 248 में दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल है? फिर है आपका आर्टिकल 249। 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 कहता है, अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर दिया जाए कि ये विषय राष्ट्र हित के लिए आवश्यक है, तो संसद इस विषय पर कानून बना सकती है। 1 साल तक ही प्रभावी होगा। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक विषय है, ठीक है, उस पे कानून बनाना है राज्य सरकार को, और वो जो विषय है वो है आपका किससे रिलेटेड है? वो आपका है राष्ट्र हित से रिलेटेड, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे चला जा रहा है, उसके हित के लिए वो कानून है। ठीक है। तो वहाँ पर अगर राज्य जो सभा है, राज्यसभा है, राज्य सरकार है, वो चाहे तो संसद से कह सकती है कि इस पे कानून आप बना दीजिए। ठीक है। तो वो कहेगी, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए इन्हें राज्यसभा से 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प, यानी कि उन्हें ऐसा संकल्प पारित करना होगा कि हाँ, इस पे बना दीजिए आप, राज्यसभा में 2/3 बहुमत इतने लोगों की उन्हें रजामंदी लेनी पड़ेगी। ठीक है। संसद की इस विषय पे कानून बने, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो कानून बनेगा ये सिर्फ 1 साल तक ही प्रभाव में रहेगा। 1 साल के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? इसको फिर बाद में आपको करवाना है तो फिर राष्ट्रपति की इसमें अनुमति लेनी पड़ेगी, और बहुमत फिर उसके बाद अनुमति लेने के बाद 2/3 बहुमत से फिर से इसको पारित करवाना पड़ेगा राज्यसभा से। तब जाकर आप दोबारा इसको 1 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आप चाहे तो 1-1 साल करके इसको कितने भी टाइम के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये राज्यसभा में 2/3 लोग बहुमत यहाँ पे लेना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 250 आर्टिकल। ठीक है। 250 आर्टिकल। इसमें क्या बताया है? इसमें आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए, इमरजेंसी, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भाग
पार्ट 18 में दिया है, 18 में, ठीक है। वो जब इमरजेंसी के बारे में मैं पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे तीन इमरजेंसी होती है, वो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी क्या है इमरजेंसी और किस तरह से लगाई जाती है, कब लगाई जाती है और आपातकाल क्या होता है, ठीक। इसमें बस आप इतना जान लो कि जब कभी भी देश में राष्ट्र आपातकाल लग जाएगा, तब संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। समझ गए बात आप। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 1975 की बात है, जब इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है। उस टाइम पे 1977 में 2 साल के लिए आपातकाल लगाया गया था। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो प्रभाव में थी और जो राज्य सरकारें थी, राज्य का विधानमंडल था, उन पर कानून बनाने की जो शक्ति थी वो किस पे चली गई थी, वो केंद्र सरकार के पास चली गई थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो थी काफ़ी पावरफुल हो गई थी, उनके हाथ में सारे प्रोविज़न आ गए थे कि अब हमें स्टेट को लेके सारे जितने भी उसके विषय होंगे, जो भी होगा, सब कानून हमें बनाना है, ठीक है। तो ये आपको कहता है 250 आर्टिकल। अब बात करते हैं 251 में ये कहा गया है, 249 में कानून बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। 250 पर कानून बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 249 में जो बना रहे तो वो आपके इसलिए बना रहे क्योंकि राष्ट्रहित के कुछ विषय हैं तो बनाए जा रहे हैं, इसलिए बना रहे। 250 में क्यों बना रहे, क्योंकि आपातकाल लग रहा है। अब 251 में ये बता रहे हैं कि जब 249 और 250 के अंतर्गत संसद कानून बनाएगी, ठीक है, और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में विरोध उत्पन्न हुआ, अगर इन दोनों के तहत मान लीजिए कानून बनाए गए और इन दोनों में विरोध उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर जो है राज्य सरकार का कानून ना मानते हुए केंद्र सरकार के कानून को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और उन्हीं को माना जाएगा। तो ये प्रावधान इसमें दिया। आई होप आपको ये 251 समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और सुनिए। यहाँ पे ये कहा गया है, मान लीजिए आर्टिकल 249, ठीक है। 249 में बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो राष्ट्रहित के लिए जो कुछ आवश्यक विषय हैं, तो उन पे राज्यसभा के 2/3 बहुमत से कानून पारित करने का पारित करके संसद को कानून बनाने के लिए कहा जाता है। तो वहाँ संसद कानून बनाया। 250 में जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा उस टाइम पे संसद कानून बनाएगी, राज्य नहीं। उस टाइम पे संसद जो है वो प्रभाव में ज़्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कोई कानून नहीं बना हुआ, हो सकता है कोई कानून पहले से बना हुआ या फिर उस टाइम पे बना दिया गया। तो अगर इन दोनों कानूनों के बीच में आपस में विरोध होता है तो उस जगह पे स्टेट का जो स्टेट लॉ है उसको ना प्रेफरेंस देके जो केंद्र सरकार का जो बनाया हुआ कानून है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बस इतना इसमें कहा गया है 251 आर्टिकल में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है। आई होप आपको 251 समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा सा ये समझ नहीं आता है जल्दी, लेकिन 250। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, 252, ठीक है। दूसरा है आपका आर्टिकल 252। इसमें ये बताया गया है, 2 या फिर 2 से अधिक राज्य जब मिलते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य मिल के अनुरोध मिलकर ये अगर संसद से केंद्र सरकार से कहते हैं कि आप हमारी राज्य सूची के विषय पर कानून बना दीजिए, यानी स्टेट लिस्ट के हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं आप उन पे कानून बना दीजिए। याद रखिए यहाँ पे एक नहीं आ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक राज्य अगर आपस में मिलके ये बात बोलते हैं कि आप हमारी स्टेट लिस्ट पे कानून बना दीजिए, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इनमें वो राज्य नहीं है, कोई दूसरा जो राज्य कह रहा है उनके अलावा अगर कोई दूसरा राज्य है और वो चाहता है कि ये कानून अच्छे हैं या कुछ भी उस कानून में उन्हें पसंद आता है या जो भी रीज़न की वजह से वो उस कानून को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से उस कानून को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये आपके आर्टिकल 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अनुरोध करते हैं संसद से, कहते हैं कि आप हमारे सब्जेक्ट्स पर आप हमारे जो स्टेट लिस्ट है उस पर कानून बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 253। आर्टिकल 253 कहता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते की शर्त को पूरा करने के लिए 253 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समझौते की शर्त को पूरा करने के लिए भारत के किसी राज्य के विषय पर संसद कानून बना सकती है। मतलब मान लीजिए कहीं पर इंटरनेशनल ट्रीटी होती है तो उस ट्रीटी में कोई शर्त रख दी गई, कोई समझौता रख दिया गया, तो अगर उस शर्त को पूरा करने के लिए अगर चाहे संसद
तो भारत के किसी भी राज्य के विषय पर यहाँ पे कानून बना सकती है, स्टेट्स पे वो कानून बना सकती थी। ये 253 में आपका। नेक्स्ट है आपका 244 आर्टिकल, जिसमें ये बताया गया है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ विधि बनाई, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यों ने कुछ विधि बनाई थी। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अपर रहती, ठीक है। तो सेंटर ने कुछ बनाया, फिर राज्य स्टेट ने बनाया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में कानूनों को लेके विवाद हो जाता है, टकराव हो जाता है। तो यहाँ पे संसद के द्वारा बनाए गए कानून को लेकर संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून है उनको प्रेफरेंस मिलेगी उन्हें। मैंने पहले भी बताया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो संसद है, जो केंद्र सरकार है, वो मोर देन पावरफुल है अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा पावरफुल पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, संसद को, केंद्र सरकार को दी गई है। तो 254 में भी यहाँ पे यही बोला गया है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि और राज्य द्वारा बनाई गई विधि में अगर टकराव होगा तो यहाँ संसद के द्वारा बनाई गई विधि ही कानून के प्रभाव में आएगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन और डाल दिया गया। अब वो क्या है? वो ये है कि अगर राज्य के विधानमंडल में, राज्य में कानून बना है और उस कानून पर किसकी सहमति हुई है? राष्ट्रपति की सहमति से वो कानून बना है। तो इस जगह पर टकराव की स्थिति अगर आ गई और वो कानून किसके थ्रू लागू हुआ? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू हुआ, तो वहाँ पर ये इस कानून का प्रभाव अधिक होगा। केंद्र के अकॉर्डिंग इस कानून का, स्टेट का जो कानून होगा उसको ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा, ठीक है। 254 में ये बोला गया है। लेकिन यहीं पर जो 251 है, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन बहुत रहता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 251 में आर्टिकल 249 और 250 के मध्य जब टकराव होगा उसके बीच में बताया गया है। और 254 में ये बताया गया है कि जब किसी भी विषय पर होगा, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक आर्टिकल मेंशन कर दिया गया है कि 249 और 250 दिया है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल मेंशन नहीं, यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट्स में मैंने यहाँ बोला, ठीक है। सो आई होप आपको आज का मेरा जो लेक्चर है समझ में आया होगा और आपको सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है, ये यहाँ पर जो जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर है, आर्टिकल 245 से 255, गाइस इसमें एक आध जो आर्टिकल छूट गए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। मैंने जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, जो बताना चाहिए, समझाना चाहिए था, वो मैंने यहाँ पे कुछ समझा दिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कुछ इश्यू होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज आपका जो ये विधायी संबंध है, ये इसमें पूरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर रहेगा वो आपका प्रशासनिक संबंध, जो कि आर्टिकल 256 से 263 और संविधान के भाग 11 में दिया गया, वो रहेगा। सो थैंक यू so much and subscribe my channel and like my video.